हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में, जहाँ पर आप लोग हिंदी पेडागोजी को पढ़ते हैं, हिंदी कंटेंट को पढ़ते हैं। यानी कि बेसिकली आप लैंग्वेज में अगर हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो आप लोग को किन किन टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग को दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो जो कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टेज के लिए, यहाँ पर आप लोगों को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और EVS देखने को मिल जाता है। हर एक सेक्शन से आपको 30 MCQs देखने को मिलते हैं और 30 ही मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 और 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। अगर साथ ही मैं बात करूँ पेपर 2 की स्टूडेंट्स, तो पेपर 2 में आप लोग को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर सोशल साइंस ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेक्शन से आप लोग देखिए तो आप लोग को 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 30 ही मार्क्स से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस यानी कि मैथ्स, साइंस या फिर सोशल साइंस वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग को 60 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जो कि इसको अलग करता है बाकी सेक्शन से। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपको 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था सीटेट का पेपर स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में या फिर हिंदी कंटेंट के बारे में, या फिर अगर आप लैंग्वेज में, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, अगर आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं यानी कि चूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज पेडागोजी को आप लोगों ने अगर ऑप्ट किया है तो आज हम लोग 91 से 120 क्वेश्चंस को देखेंगे, और आज जो हम लोग पेपर्स को सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट मार्च का आपका पेपर रहेगा 2026 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, आज हम लोग सॉल्व करने वाले 1 मार्च 2026 के पेपर को। ध्यान से नोटबुक पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 96 में एक पैसेज दिया हुआ है, एक आपको कविता दी गई है। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमेशा बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का कि कविता को ना रीड कर लिया करो 1 से 2 बार, तो आप लोग को ना हेल्प हो जाएगी जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करिए। देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि 91 से 96 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले आप कविता को रीड करिए। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही, अभी तक ढोल ढोल, कलम उनकी जय बोल। तो ये क्या है, ये आप लोगों ने किसको पढ़ा, आप लोगों ने कविता को रीड किया। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। 91 प्रश्न में क्या लिखा है कि स्त्रीलिंग जो है संज्ञा नहीं है। स्त्रीलिंग जो है वो संज्ञा आपको देखने को नहीं मिलती। कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, शिखा हो, दिशा हो या फिर आपको अस्थिर हो, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही आप लोग के स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दीप है ये क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको रीड कर लीजिएगा। 92 देखिए, किसकी जय ना बोली जाए, किसकी जय नहीं बोलने की बात की गई है। चलिए अब ऑप्शंस पे चलते हैं, क्या लिखा है, तो लाल शिखा वालों की, पुण्य वेदी ना पर न चढ़ने वालों की, अगणित लघु दीपों की, आस्थियां जलाने वालों की। तो किसकी जय नहीं बोलनी है, तो आप लोग को पता है कविता में दिया गया है। कवि क्या कहते हैं, उन वीरों की प्रशंसा कर रहे हैं, किनकी, जिन्होंने बलिदान दिया है। इसलिए जो लोग बलिदान नहीं देते उनकी जय नहीं बोलनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है आप रीड करिए ध्यान से, क्या है कि पुण्य वेदी पर ना चढ़ने वालों की, ये क्या है, इनकी जय नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 93 पर चलते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, इस पंक्ति का क्या आशय है। आप लोग बार बार पढ़ रहे थे कलम उनकी जय बोल, ये क्या अर्थ क्या है इसका। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। उनकी जय बोलकर इधर उधर घूम, ये तो नहीं आपको देखने को मिलता। उनकी जय के नारे लगा, ये भी नहीं है।
उनके गुणगान की कविता लिख, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। आप लोग कविता की यानी कि पद्यांश की बात कर रहे हैं। लास्ट देखिए, आज केवल उनकी ही जय बोल, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो इसका वो है थर्ड आपको देखने को मिलता है, यानी कि उनके गुणगान की कविता लिख, है ना। कविता में जो कलम है यानी कि लेखनी से कहा जा रहा है कि उन वीरों के गुणगानों की कविता लिखे जिन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने बलिदान दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 94 पर। तो इसमें आपका किसका वर्णन है, तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन आपको देखने को मिलता है? शहीदों का है, अमीरों का है, अमीरों का तो नहीं है, अग्निवीरों का भी नहीं है, शेरों का भी नहीं है, तो किसका है? शहीदों का, यानी कि सही ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, शहीदों का। ठीक है, काव्यांश में उन शहीदों का वर्णन है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, आस्थियां जलाई हैं, चिंगारी छिटकाई, पुण्य वेदी पर चढ़े, तो ये क्या है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 पे, यानी कि पुण्य वेदी, इसमें क्या है, इसमें कौन सा समास आपको देखने को मिल रहा है? अगर कोई भी आपको शब्द दिया हो और उसमें समास पूछ ले जाए तो ध्यान रखना, जैसे पुण्य वेदी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अर्थ निकालने के प्रयास किया करो। तो इसका मतलब क्या होता है कि पुण्य की वेदी। और अगर मैं कह दूं, आप लोग पता है जब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है इसको, समास तो इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है ना। उसमें क्या होता है कि जब आपके कारक चिन्ह हो जाए, है ना, कारक चिन्ह जो होते हैं, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर की है, यानी कि संबंध का सूचक आपको देखने को मिल रहा है ना, संबंध की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, तत्पुरुष, यानी कि पहला आपको देखने को मिलता है। अव्ययी भाव नहीं है, क्योंकि कोई अव्यय शब्द या फिर आपका कोई उपसर्ग देखने को नहीं मिला। दिगु नहीं है, कोई पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक नहीं है, पूर्व पद। द्वंद्व जो है वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता, पिता और अथवा, इस तरीके के जब शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास, यानी कि षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने मुख खोलकर क्या नहीं मांगा, क्या नहीं मांगा? चिंगारी, स्नेह, कलम या फिर शिखा। स्नेह जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। कविता की पंक्ति में लिखा हुआ है क्या, कि जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, है ना। तो इसमें क्या है, उन्होंने स्नेह नहीं मांगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के सामने यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या देखने को मिल रहा है, पेडागोजी वाले पार्ट, यानी कि आप लोग थोड़ा सा विद्यार्थियों को सोच कर ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगी। तो चलिए 97 प्रश्न को देखते हैं। भाषा की क्लास में, यानी कि लैंग्वेज की क्लास में प्रायः समूह और जोड़ों में कार्य को करवाया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ग्रुप्स में बेसिकली सिखाया जा रहा है ना, कोई कार्य दिया जा रहा है जो कि बच्चों को ग्रुप्स में यानी कि या फिर पेयर्स में करना है। इससे समावेशी कक्षा, समावेशी समझते हैं, इंक्लूजन, है ना, यानी कि एक साथ जो बात की जाती है, कक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मूल्यों का विकास करने में भी क्या होती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो ये कौन सा मूल्य आपको देखने को मिल रहा है? तो अगर इसकी बात करूँ तो सहानुभूति नहीं भाई, सहानुभूति नहीं दी जा रही है, प्रतियोगिता नहीं कराई जा रही है, कंपटीशन नहीं कराया जा रहा है कि देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा, नहीं। सहयोग जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि भाषा की एक क्लास है ना, उसमें समूह और जोड़ों में जब कार्य कराते हैं तो मतलब बच्चा जो है वो कैसे काम कर रहा है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सहभागिता के साथ काम कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, एक दूसरे की मदद में क्या होगी, मदद की भावना विकसित होगी। तो सहयोग जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। ईर्ष्या की तो बात ही नहीं की जा रही है ना, जलन की थोड़ी ना बात की जा रही है कि देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है। तो थर्ड जो है वो आपका सही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, यानी कि समूह हो जो और जोड़ों में कार्य करने से क्या होता है, सहयोग का मूल्य विकसित होता है, जो समावेशी शिक्षा का प्रमुख तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 देखिए। एक दिन आप कक्षा में बहुत सी वस्तुएं लेकर आई। आपने क्या किया, आपको क्लास में पढ़ाना है कोई टॉपिक, तो आपने क्या, बहुत सारी चीजें आप लेकर आई। सपोज कीजिए आपको संज्ञा पढ़ानी है, आपने क्या किया, आप पेन लेकर आई हैं, आप पुस्तक लेकर आई हैं, ठीक है, बॉटल है आपके हाथ में। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें वस्तुएं लेकर आई हैं। अब आपने बच्चों से कहा, क्या कहा कि उनके नाम बताओ। बच्चे क्या करते हैं, नाम बता रहे हैं। ठीक है, आपके द्वारा आप जो करवा रही हैं इस विधि को बेसिकली क्या कहा जाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान रखना, सबसे पहले आप उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप उदाहरण से
रूल्स की तरफ जाएंगे, है ना। पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स दे दिया, फिर डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप रूल्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कौन सी विधि का प्रयोग, तो आप कर रही हैं आगमनात्मक विधि का प्रयोग कर रही हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम या परिभाषाएं बताई जाती हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, अब सबसे पहले आपको वस्तुओं के नाम बता रहे हैं, यानी कि आप एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, और फिर आप उनको नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो निगमनात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें नी से मैंने आपको बताया था क्लास में भी जब हमने डिस्कस किया था कि न से नियम याद रखना, है ना। नियम से आप लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर आप एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए अनुषंगिक तो नहीं है, और प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 99 प्रश्न देखिए। जब एक भाषी वक्ता यानी कि एक भाषी वक्ता जो एक भाषा को बोलता बेसिकली बोले जा रहे या अभिव्यक्त किए जा रहे विचार और बिंदुओं को क्या कर रहा है, औपचारिक या से अनौपचारिक की तरफ स्थिति में संप्रेषित करने में लगता है, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही आप कौन सी स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप खुद बताइए। जब क्या कर रहे हैं, कोई वक्ता है बोलने वाला, वो औपचारिक से और दूसरे अनौपचारिक में भाषा शैली को क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। तो कोड को क्या कर रहा है, वो स्विच करने का काम कर रहा है, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि कोड अंतरण। इसको क्या कहते हैं, कोड को स्विच कर लिया, लैंग्वेज को, भाषा को स्विच कर लिया उसने, ठीक है। तो कोड मिश्रण नहीं, मिक्स नहीं किया है, बोली तो नहीं कहेंगे अकेली, ठीक है। और अपभाषा, ये भी रॉन्ग आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोड स्विच, यानी कि कोड अंतरण जो है वही इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 100 देखिए। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, देखो अर्थों की बात की है, ये ध्यान रखना। अब वाक्य, आकृति और इन सब की बात नहीं करके अर्थ की बात है, जब जो प्रश्न में पूछा जाए उससे रिलेटेड ही हमेशा आंसर को देखा कीजिए, ठीक है। तो एक से अधिक जो होते हैं वो अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी भाषा विशेष में शब्दों के अर्थ जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं, किससे होते हैं, तो देखो वाक्य विन्यास, वाक्य की बात की गई है, मैंने आपको क्या बोला कि शब्दों के अर्थ की बात की गई है, ठीक है। ध्वनि की भी बात नहीं की गई है, आकृति यानी कि जो किस तरीके से अक्षर को लिखा जा रहा है उसकी भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अर्थ की, यानी कि अर्थ तत्व की। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्थ तत्व यानी कि सिमेंटिक्स, आप लोगों ने इसको क्लास में भी पढ़ा है, मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि किस तरीके से वाक्य हो, ध्वनि हो, आकृति हो, इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप लोग को पता है ना, अगर कोई मैं कह दूं र, तो ये एक वर्ण है, लेकिन अगर हम कह दें राम तो ये एक शब्द है, और जब हम एक पूरा वाक्य बना दे, राम विद्यालय जाता है, तो वो वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक से अधिक शब्द जब आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपके अर्थ तत्व को बेसिकली बताते हैं। इन्हीं को आप लोग अब अलग अलग शब्द में, जैसे कि पानी होता है उसको जल भी कह देते हैं, नीर कह देते हैं, वारी कह देते हैं, कौन से शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 101 पर। देखो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम हो और इससे प्रश्न आए ये नहीं पॉसिबल है। तो आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि उपचारात्मक यानी कि आप लोग इंग्लिश में लिख लो तो लिख लीजिए, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, यानी कि रेमिडियल टीचिंग की बात की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हमेशा इसके बारे में पता होना चाहिए कि उन कमियों को दूर करना जहां पर विद्यार्थी क्या कर रहा है, ठीक से सीख नहीं पा रहा है। क्लास में अगर बच्चा ठीक से नहीं सीख पा रहा है तो उन कमियों को कौन पता करेगा, टीचर पता करेगा, एज अ टीचर आप पता करेंगे। तो उनको क्या करना है, उनको दूर करने का काम जो होता है वो करा जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड आप ऑप्शंस को देखिए। भाषा की नवीन विषय वस्तु से परिचित करवाना नहीं, नई बात से परिचित नहीं करवाने को कहा गया है। सेकंड देखिए, अच्छी तरह से ना सीखी गई भाषा विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना, गुड, ये पॉजिटिव पॉइंट है, यही आंसर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाल ही में पढ़ाई गई विषय वस्तु का परीक्षण नहीं, इवैल्यूएशन नहीं करना है, अच्छा पढ़ाया गया उसी को चेक कर रहे हैं आप, नो। तो पहले से सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना, अच्छा किसी बच्चे को पहले से ही आती है उसको आप दोबारा से पढ़ा रहे हैं, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सेकंड, यानी कि अच्छी तरह से ना सीखी गई भाषा विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना जो है वही क्या है, वही आपका इंपॉर्टेंट, यानी कि इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, उन कमियों को दूर करने का काम जो है वो एज अ टीचर आप करेंगे, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण में इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं 102 पर। स्कीनर की यह राय थी कि बच्चे उन ध्वनियों को दोहराते हैं, स्कीनर को जब भी हमेशा ध्यान रखना,
स्कीनर की बात है, उनका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। तो स्कीनर मीन्स व्यवहारवाद। वो कहते हैं कि उन्हीं बच्चा जो है वो उन्हीं ध्वनियों को दोहराता है जिनमें उन्हें आनंददायी प्रतिक्रिया मिले, मतलब जिनको जिनमें उनको अच्छा लगे, वो उन्हीं को चीज को क्या करता है, बार बार दोहरा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो चलिए बताइए। जब व्यवहारवाद की बात है तो इसमें बच्चा क्या है, एक्टिव है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। सहज ज्ञानवाद सिद्धांत नहीं, इस सिद्धांत की बात नहीं की जा रही है, सिंपल, ठीक है। अब लोकनात्मक अधिगम नहीं, लर्निंग की बात नहीं की जा रही है। भाषा अर्जन उपकरण नहीं, आप बच्चों को लर्न नहीं करवा रहे हैं। क्या, सक्रिय अनुकूल आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऑपरेट क्या होता है, ऑपरेट की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। ऑपरेंट कंडीशनरिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। तो ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है उन व्यवहारों और ध्वनियों को दोहराता है जिन पर उनको क्या होता है, जिन्हें सकारात्मक प्रक्रिया मिलती है, ठीक है। तो ये आपको जो है सही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया। पुरस्कार मिलने पर व्यवहार क्या होता है, दोहराया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही सक्रिय अनुकूलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी विशेष कौशल, आपको पता है भाषा के 4 कौशल, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन, इसके संबंधी में आपने अवलोकन के आधार पर आपने निर्णय लिया कि आप अपनी कक्षा में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि बच्चों में आपको कौशल को बढ़ाना है, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि भाई देखो मैं तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू यानी कि प्रत्यक्ष विधि के थ्रू पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस विधि के लिए आप किस कौशल का प्रयोग करेंगे, अब बताइए। आप बच्चों को डायरेक्ट सिखा रहे हैं, मतलब मैं अगर बोल रही हूँ व्हाट इज योर नेम, बच्चा भी एज इट इज बोल रहा है ना। फिर मैं बोल रही हूँ आपका नाम क्या है, तो मैं एक बच्चा भी एज इट इज बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें सुनने का देखो, सिर्फ सुनने का काम तो नहीं किया जा रहा है। वाचन, बोलने का कौशल, ये गुड, यही आपका सही ऑप्शन है, यानी कि आप बोल बोल कर डायरेक्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब देखो लिखने को तो कहा ही नहीं गया, आपको कहीं कहा है कि बच्चा जो है वो लिख रहा है जो भी आप बोल रहे हैं, नहीं कहा गया है। इसके अलावा पढ़ने को भी नहीं कहा गया है, क्योंकि टीचर तो डायरेक्ट पढ़ा रही है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वाचन, यानी कि बोलने का कौशल, वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखो, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मातृभाषा का प्रयोग ना करके उनके लक्ष्य भाषा में बातचीत पर जोर दिया जाता है, ठीक है। बच्चा जो है इस तरीके से, बच्चा जो है वो कई भाषाओं को सीख जाता है ना, मातृभाषा का तो वो प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा सा हटाकर क्या किया जाता है, डायरेक्ट के थ्रू उनको, बातचीत के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने यह परिकल्पित किया कि बच्चों में भाषा सीखने की अंतर्निहित तत्परता होती है। किसने बोला था कि बच्चा जो है वो उसमें ये तत्परता होती है, मतलब अगर भाषा की बात है और बच्चा को वो बोल रहे हैं कि जन्मजात एक तरह से क्षमता है उसमें, कि बच्चे में खुद ही है कि वो भाषा को सीख लेता है, तो कौन बोलते हैं, तो अपने आप आपको किसके नाम याद आना चाहिए, चॉम्स्की का नाम याद आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने तो बोला था किसके बारे में, LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में इन्होंने कहा है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है नोम चॉम्स्की, है ना। कि भाषा, बच्चा जो है वो भाषा सीखने की क्या होती है, उसमें जन्मजात क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। तो ये क्या है, ये 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए, शब्दों को वाक्यांश, अब देखना शब्दों को वाक्य में बदलना है। मैंने अभी आपको बताया राम एक शब्द है, लेकिन राम विद्यालय जाता है एक वाक्य हो गया, ठीक है। तो वाक्यांशों को और वाक्यों की रचना करने के लिए सार्थक रूप से, मतलब कोई अर्थ निकले, किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, इससे संबंधित नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आप चलिए ऑप्शन की तरफ, वाक्य विन्यास, ठीक है, हम वाक्यों की बात है तो वाक्य विन्यास की बात है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सिंटेक्स कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित करके और उनके क्या सार्थक वाक्य बनते हैं, वाक्यांश बनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। आकृति विज्ञान, आकृति की बात नहीं की गई है स्टूडेंट्स। स्वर विज्ञान, इसकी भी बात नहीं की गई है। और अर्थ की तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जब अर्थ पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट जो है वो आपका इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग चाहो तो उसको रीड कर लो। शब्दों को वाक्यों में सही तरीके से सजाने के नियमों का अध्ययन वाक्य विन्यास में होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को
मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली दो भाषाएं सुनते हैं, ध्यान रखना दो भाषाओं, दो लैंग्वेज को बच्चा सुन रहा है, तो दो भाषाओं के इस संपर्क से क्या होगा, बच्चों को किसी भी भाषा प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा भाई, कैसे नहीं पड़ेगा, बच्चों को हानि होगी। अच्छा, दो लैंग्वेज को सुन रहा है, मतलब वैसे ही कह रहे हैं कि क्लास में अगर बच्चा जा रहा है उसको मदर टंग को प्रमोट करो, यानी कि मातृभाषा वो बोले और आसपास की भाषाओं को सुने भी। मतलब सब अगर बच्चा जो है वो अपने अपनी अपनी लैंग्वेज मदर टंग को बोलेगा तो क्या किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, बच्चों को हानि हो रही है उससे? नहीं, वो बल्कि कई भाषाओं को सीख रहा है ना। तो भाषाओं बच्चों को लाभ होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चे भ्रमित होंगे नहीं। हमेशा ध्यान रखना, सीटेट में ऐसे पेपर में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि कौन सा आपका पॉजिटिव आंसर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, फोर्थ यानी कि रॉन्ग आंसर है, तो थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बच्चा अगर दो भाषाओं को सुन रहा है यानी कि द्विभाषिकता, उससे उसको सुनेगा और दो भाषाओं को सीखेगा, और बच्चों में इसके क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास में उसको हेल्प मिलेगी, जिससे उसको क्या होगा, लाभ उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 107, एक शिक्षार्थी द्वारा सुने जा रहे और उसके अर्थ के प्रति प्रतिक्रिया देने से जुड़े निवेश यानी कि आउट इनपुट देखने को आपको मिल रहा है। एक शिक्षार्थी है जो सुन रहा है, उसके अर्थ वो तुरंत तुरंत निकाल पा रहा है, मतलब उसके आपको आउट इनपुट भी देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। भाषा है? नो, भाषा विचारों का आदान प्रदान है। संप्रेक्षण है? बिल्कुल, यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो शिक्षार्थी जो है सुनी गई भाषा और उनके अर्थ पर क्या करता है, प्रक्रिया देता है ना, प्रतिक्रिया देने को। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेक्षण कहा जाता है। संवाद नो, और नियम रूल्स की तो बात ही नहीं की गई है। लेकिन कि सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप क्या परिभाषित किया जाता है, तो देखिए भाषा कहा जाता है। यस, भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड देखिए, संप्रेक्षण नो, संवाद नो, नियम नो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या देखने को मिल रहा है, भाषा जो है यानी कि क्वेश्चन इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि शिक्षार्थी जो सुनता है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे लैंग्वेज इनपुट कहा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सही ऑप्शन आपका फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 108 पर। 108 देखिए, आपकी मित्र को व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा गया। आपकी फ्रेंड है, उसको आपको क्या कहा गया, आपके मित्र को व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा गया क्लास में। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप उसे बताएं कि व्यवहारिक व्याकरण का तात्पर्य कि व्याकरण शिक्षण जो है डैश, आप बताइए, संदर्भ में किया जाए, नो, के नियम उदाहरणों के साथ किया जाए, नो, साहित्यिक विषय वस्तु के माध्यम व्याख्या के माध्यम से किया जाए, यस। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि नियम में नियम पृथक, अच्छा नियम को आप अलग से बताएंगे, नहीं, नियमों की तो बात ही नहीं की जा रही है। तो चलिए, आपका संदर्भ में किया जाए, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट जो होगा आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि संदर्भ में किया जाए। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, व्यवहारिक व्याकरण में व्याकरण को उसके उपयोग के संदर्भ में सिखाया जाता है और उसके अलग से नियम नहीं बताए जाते, यानी कि आपकी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 109 पर। प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षण किसका आंकलन करता है, किसका आंकलन करता है, तो आपको पता होगा, चिंतन योग्यता का नहीं, स्मृति का। यस, स्मृति समझते हैं, जो पढ़ा उसको दोबारा से पढ़ना है ना। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी पहले सीखी गई हुई बातों को याद करके प्रस्तुत करता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्मृति का आंकलन कहा जाता है। ठीक है, समझ का नो, कल्पनाशीलता नो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसी को क्या कहते हैं, रिकॉल टाइप कहा जाता है। ठीक है, शिक्षार्थी में बेसिकली स्मृति मतलब होता है ना मेमोरी, तो इसीलिए इससे रिलेट आप कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 110 पर। देखिए, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों को से प्रोत्साहित होते हैं, किस प्रकार की, जो उनके लिए सार्थक होती है। यस, नेक्स्ट देखिए, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। नहीं भाई, जो बड़े लोग बना देते हैं उनसे वो प्रभावित हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। नो, जो अध्यापकों के लिए सार्थक हो। नहीं, अच्छा, अध्यापक को नहीं, हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के योजनाएं बनानी चाहिए। जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई गई जाती है, नहीं, इससे भी नहीं, जो उनके लिए क्या हो, सार्थक होती है, यानी कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि बच्चा क्या करता है, गतिविधियों से प्रेरित होता है, और जीवन और अनुभव से वो क्या होती है, उनकी
जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 111 देखिए, आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की कमियों को और कठिनाइयों की पहचान करना चाहते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या उपचारात्मक की हम लोग बात कर चुके हैं, और उपचारात्मक से रिलेटेड हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहेंगे, बताइए। मानदंड संदर्भित नहीं, योगात्मक संबंधित नो, निदानात्मक यस, यही होता है डायग्नोस्टिक। जब क्या होता है इसका उद्देश्य कि बच्चों की यानी कि विद्यार्थियों की कमियों को, कठिनाइयों की और कमजोर जो उनकी क्षेत्र है उनकी पहचान करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अनुवर्ती यानी कि फॉलो अप, नो, ये भी रॉन्ग आंसर आपका है। तो सही क्या हो जाएगा आपका, थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, आपको गद्यांश को क्या करना है, रीड करना है। पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसके प्रश्नों पर चलेंगे 112 से जो 120 तक रिलेट कर पा रहे। चलिए, हम सब सुख और सुविधाओं के आकांक्षी हैं, इसमें कोई विवाद नहीं कि सुखी जीवन जीने के लिए क्या होता है, धन जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको जीवन जीना है तो धन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या करते हैं, लेकिन कितना धन, क्या ये आपको पता है, इसकी गिनती कोई नहीं बताता। सुख की अनुभूति किससे होती है, क्या सुख की कोई सीमा रेखा है, रहने को एक आरामदायक घर चाहिए, घर में क्या चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, है ना। अब घर में रह रहे हैं तो अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी चाहिए, अगर ठंड पड़ रही है तो आपको क्या चाहिए, गीजर चाहिए, गर्म पानी हीटर चाहिए, है ना। और शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी चाहिए, खाना चाहिए यानी कि भोजन चाहिए, जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, और आवागम के लिए परिवार अनुसार वाहन भी चाहिए। इतना सब के लिए धनार्जन करने को कोई धर्म मना ही नहीं करता। वर्जना है उस धन की कामना की जो इन आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर भी विलासिता पूर्ति या फिर बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए किसी भी तरह कमाया जाता है। ठीक है, हम भूल गए कि जीवन की यात्रा का असली आनंद तभी होता है कब, जब संतोष और संयम के साथ जिन इच्छाओं को हम पूरा कर चुके हैं उन पर भरपूर आनंद हम ले। धन क्या है, धन तो तटस्थ है, उसका बुरा भला होना इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। आवश्यकताओं को जुटाना तो अनिवार्यता है, लेकिन धन को जीवन का आधार बना लेना अनिश्चय में जीना है। आय बढ़ने में से सुविधाओं की क्या होती है, जैसे ही पैसे बढ़ते जाते हैं आपकी सुविधाएं भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती है, आपको जाती है ना। लेकिन जैसे ही आय का संकुचन हो जाता है सुविधाओं में क्या होती है, कटौती देखने को मिल जाती है। अब आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके पास धन आ जाए आप कार खरीद लोगे, कार में क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो ये क्या है, इससे संकट उत्पन्न कर देती है। एक समय आता है कि धन से जुटाई बाहरी वस्तुएं आनंद सोखने लगती हैं, फिर जीवन सुख भी सूखने लगता है। आमतौर पर किसी बंधन में बंध कर ठहराव आ जाता है, लेकिन यह आशा आकांक्षा का बंधन ऐसा बंधन है जिससे बांधने वाला मनुष्य जो है सारी जिंदगी में दौड़ता रहता है। जरूरत है और आकांक्षाओं में अंतर समझते हुए अगर हम धन के साथ जीवन के सच्चे और भीतरी अर्थों को नहीं भूल सकते तो धन के बदले मिलने वाली सारी मतलब अच्छी जो जिंदगी भी क्या हो जाएगी, लेश मात्र बुरी नहीं हो सकती। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है यानी कि अलग है, तो संयम, शरीर, संतोष और आनंद। बताइए कौन सा शब्द आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो शरीर जो है वो आपका अलग है, क्योंकि आप देखेंगे संयम हो, संतोष हो, आनंद, ये तीनों क्या है, ये भाव यानी कि गुणवाचक अमूर्त शब्द है, लेकिन जो शरीर है वो भौतिक यानी कि मूर्त संज्ञा है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। भला बुरा आप लोगों को पता है, समास की मैंने बात की थी। अगर आपको देखने को मिल जाए अथवा, आपको देखने को मिल जाए और, आपको देखने को मिल जाए योजक चिन्ह, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है ना। तत्पुरुष नहीं है क्योंकि कारक चिन्ह चाहिए, और अव्यय भाव नहीं क्योंकि उपसर्ग और अवयव चाहिए। द्विगु नहीं है क्योंकि पूर्व पद आपका कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
द्वंद्व समास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे भला बुरा, माता पिता, आना जाना, तो ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बताइए, डैश को जीवन का आधार बना लेना, अनिश्चय में जीना है। किसको बना लेना, तो आपको पता है धन की बात, पूरा पैसेज किसकी बात करते हैं, धन की, संयम की नहीं, संतोष की नहीं, तटस्थ की नहीं, किसकी बात करता है, धन की, कि धन को जीवन का आधार बना लेना, अनिश्चय में जीना है ना। गद्यांश में लिखा है, हमेशा पैसेज को अपने भाव से नहीं गद्यांश से रिलेट किया कीजिए। आगे बढ़िए। धन का बुरा भला होना किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सुविधा पर, आनंद पर, आय पर, या फिर उपयोग पर। तो जितना आपके पास धन होगा आप क्या करेंगे, उतना उसको उपयोग में लाएंगे, है ना। गद्यांश में लिखा है क्या, धन तो तटस्थ है, उसका भला बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है, या इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। जीवन में सुख कब सूखने लगता है, धन से जुटाई वस्तुएं कम होने पर, धन से जुटाई वस्तुओं के आनंद सोखने पर, धन से जुटाई वस्तुएं ज्यादा होने पर, या धन कम होने पर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि धन से जुटाई वस्तुओं के आनंद सोखने पर। ये आपका क्या है, गद्यांश में लिखा है कि एक समय आता है कि धन से जुटाई वस्तुएं, जुटाई बाहरी वस्तुएं आनंद सोखने लगती हैं, फिर जीवन में क्या होता है, सुख भी सूखने लगता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। किस प्रकार के धन की कामना वर्जित है, संतोष देने वाले धन की, मेहनत करके कमाए जाने वाले धन की, बैंक की शोभा बढ़ाने वाले धन की, या दूसरों की भलाई में। आपका जो पैसेज है, गद्यांश है, वो किससे रिलेट कर पा रहा है, बेस्ट ऑप्शन, यानी कि बैंक से की शोभा बढ़ाने जाने वाले धन की, है ना। लिखा है कि वर्जना है उस धन की कामना की जो विलासिता पूर्ति या बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए कमाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हमें सुख किससे मिलेगा, बताइए, आकांक्षा से, उत्साह से, संतोष से, या फिर आशा से। पैसेज में क्या लिखा है, संयम और संतोष, है ना। संयम और संतोष, ये करेक्ट है। यानी कि गद्यांश में लिखा है कि जीवन का असली आनंद संतोष और संयम के साथ इच्छाओं को पूरा करने में है। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, कौन सा बंधन जो है आजीवन दौड़ता है, कौन सा है, आकांक्षा का, धन का, आशा का, या फिर उत्साह का। तो कौन सा है, आकांक्षा का जो बंधन है ना। यह आशा आकांक्षा का बंधन ऐसा बंधन है जिसे बांधने वाले मनुष्य सारी जिंदगी क्या करता है, दौड़ता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लास्ट आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसके लिए धन वर्जित है, तो विलासिता पूर्ति, उपयुक्त वाहन, स्वास्थ्यकर भोजन, या फिर आरामदायक घर। तो हमने पैसेज में क्या देखा है, विलासिता पूर्ति, यानी कि गद्यांश में लिखा है कि आवश्यकताओं, घर, भोजन, वाहन के लिए धन कमाना उचित है, परंतु विलासिता पूर्ति या बैंक की शोभा के लिए धन कमाना वर्जित है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने आज देखा 91 से 120 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया डिटेल वे में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक बार और आ जाके आप लोग पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।